अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं एहसान और आप लोग देख रहे हैं डीप कॉन्सेप्ट्स इन बायोलॉजी का चैनल। और आज जिस टॉपिक को हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टॉपिक हमारे पास है साइटोप्लाज्म का। कि साइटोप्लाज्म क्या है, इसमें ऐसी क्या खसूसियात हैं, इस चीज़ों के बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, हमने पहले सेल वाल को डिस्कवर कर लिया, जो द मोस्ट आउट कवरिंग जो है सेल की, वो हमारे पास सेल वाल थी, लेकिन सब में नहीं थी। उसके बाद सेल मेम्ब्रेन को हमने डिस्कस किया बड़ी डिटेल में। अब सेल मेम्ब्रेन के बाद अब मज़ीद जब हम इसके अंदर जाएंगे तो हमारे पास सेल मेम्ब्रेन के बाद सबसे पहले जो चीज़ मिलेगी मेजर लेवल पे, वो हमारे पास साइटोप्लाज्म मिलेगी। तो साइटोप्लाज्म क्या है, इस चीज़ के बारे में आज हम जानेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद जब हम इस लेक्चर में हम ऐसा क्या पढ़ने जा रहे हैं, ऐसी क्या खसूसियात हैं, या जब हम ये लेक्चर सारे का सारा सुन लें, देख लें, तो हम कौन से टॉपिक्स जो हैं या कौन से क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन होंगे जिसको हम सॉल्व करने के लिए एबल होंगे, हम इन चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। तो सबसे पहले इस लेक्चर के बाद हमें ये पता चल जाएगा कि साइटोप्लाज्म है क्या। उसके बाद हमें ये पता चलेगा कि हमारा फिजिको-केमिकल नेचर क्या है साइटोप्लाज्म की, उस वो साइटोप्लाज्म जो वो किन किन चीज़ों से बना है या किस तरह बना है, उसकी नेचर क्या है। ठीक है। उसके बाद हमें ये भी पता चलेगा कि साइटोसोल क्या है और साइटोजेल क्या है। अब ये देखिए, साइटोप्लाज्म में अंदर पार्ट्स हैं, साइटोसोल और साइटोजेल। तो वो दोनों क्या चीज़ें हैं, उसके बारे में हम पता चल जाएगा। उसके बाद साइटोप्लाज्म के अंदर ही हमारे पास सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं, जैसे कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिडजीज, राइबोसोम, लाइपोसोम, पेरोक्सिसोम, वैक्यूल, जो भी जितनी भी ऑर्गेनेलीज हैं, तो वो ऑर्गेनेलीज भी हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर होती हैं। तो उनके बारे में भी हम सीख लेंगे। और उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है कि व्हाट इज़ साइक्लोसिस, साइक्लोसिस क्या होती है, उसकी चीज़ के बारे में हम समझ लेंगे। तो ये हमारे पास यूँ समझे कि साइटोप्लाज्म से क्या क्या क्वेश्चन आ सकते हैं इस टॉपिक से, वो भी हमारे पास हल हो जाएंगी। कि या तो साइटोप्लाज्म क्या है, या फिर ये कहेंगे डिफाइन द फिजिको केमिकल नेचर। फिर उसके बाद क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट इज़ साइटोसोल। इसी तरह क्वेश्चन आ सकते हैं व्हाट इज़ साइटोजेल। उसके बाद क्वेश्चन आ सकता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज़ के हवाले से, व्हाट इज़ साइक्लोसिस, इस तरह के। तो ये हमारे पास मेन टॉपिक्स हैं जो कि हम इस लेक्चर में कवर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम देखने जा रहे हैं कि व्हाट इज़ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है क्या असल में। तो देखें, अगर साइटोप्लाज्म को हम डिफ़ाइन करें तो सिंपली इसकी डेफिनेशन क्या होगी, द रीजन बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज़ कॉल्ड साइटोप्लाज्म। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और साइटो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, उसके दरमियान जितना भी रीजन है, उसको हमने कहना क्या है, वो हमारे पास साइटोप्लाज्म होता है। फिर ये साइटोप्लाज्म जो है ये दोनों में होता है, मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी होता है, यूकैरियोटिक सेल्स में भी होता है। अब प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं, जिसमें डिफाइन न्यूक्लियस नहीं होता। यूकैरियोटिक सेल्स वो जिनमें डिफाइन न्यूक्लियस होता है, उसमें बाकी ऑर्गेनेलीज होती हैं। प्रोकैरियोटिक में मतलब ये ऑर्गेनेलीज ज़्यादातर नहीं होती। तो इसका अब बाद में डिफरेंशिएट हम करेंगे। हमारा पूरा एक टॉपिक है प्रोकैरियोट्स और यूकैरियोट्स सेल जो सेल्स हैं उसमें क्या डिफरेंसेस हैं, तो उसको हम बाद में देखेंगे। यहाँ पे हमें पता क्या चला, साइटोप्लाज्म क्या है। अब ये हमारे पास क्या है, ये वाली जो है ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये हमारे पास क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है। ये न्यूक्लियस है ना सारा, और ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। तो इनके अंदर जितना भी ये तुम लोगों को ब्लू ब्लू या ग्रीन ग्रीन सा एरिया नज़र आ रहा है, ये सारे का सारा क्या होगा, हमारे पास साइटोप्लाज्म। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, इसके अंदर बहुत सारे ये सॉल्यूशंस होते हैं, इसमें केमिकल्स होते हैं, इसमें मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स, ऑर्गेनेली, सब कुछ साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होता है। तो साइटोप्लाज्म क्या होगा, जो हमारे पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है और जो हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल सरफेस मेम्ब्रेन या प्लाज्मोलेमा है, उसके बीच में जितना भी एरिया, जितना भी रीजन हो, वो हमारे पास क्या कहलाएगा, साइटोप्लाज्म कहलाएगा। वो क्या कहलाएगा, हमारे पास साइटोप्लाज्म। उसके बाद देखें, अब साइटोप्लाज्म की समझ आ गई। बिल्कुल बेसिक सी डेफिनेशन थी कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जितना भी रीजन है उसको साइटोप्लाज्म कहेंगे। ठीक है, उसको क्या कहेंगे, साइटोप्लाज्म। और एक बात हमने दूसरी क्या की थी कि अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी, अगर उसमें न्यूक्लियस भी इंक्लूड किया जाए, उसमें क्या इंक्लूड किया जाए, न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म को तो जब हम डिफाइन करते हैं तो हम कहते हैं कि न्यूक्लियस और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के दरमियान जो रीजन है वो साइटोप्लाज्म है। लेकिन अगर सिर्फ विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन जितना भी रीजन है, इसको फिर क्या कहेंगे, इंक्लूडिंग न्यूक्लियस, तब वो होगा प्रोटोप्लाज्म। अगर हम न्यूक्लियस के बगैर किसी चीज़ को डिस्कस कर रहे हैं इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो वो हमारे पास साइटोप्लाज्म है। अगर हम न्यूक्लियस के साथ इंक्लूड करेंगे तो वो फिर हमारे पास क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म। वो क्या होगा हमारे पास, प्रोटोप्लाज्म।
सही है, इन चीज़ों में याद रखो कि न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, इसको हम बाद में देखेंगे। प्रोटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म, ये सारी चीज़ें इनके बारे में पता होना चाहिए। तो साइटोप्लाज्म, जब हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच का एरिया जो है वो जब देखेंगे, वो हमारे पास क्या है, साइटोप्लाज्म है। लेकिन अगर विद इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम इंक्लूड करें न्यूक्लियस को भी, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है फिर, प्रोटोप्लाज्म। वो क्या हो जाएगा, प्रोटोप्लाज्म। तो ये तो हो गया, हमारे पास समझ आ गई कि व्हाट इज साइटोप्लाज्म। अब अगला को जो क्वेश्चन हमारे पास था, या अगला जो टॉपिक था, इस टॉपिक के अंदर जो दूसरी चीज़ हमने समझनी है वो क्या है कि इसकी फिजियोकेमिकल नेचर क्या है। इसकी फिजियोकेमिकल नेचर क्या है। तो इसकी फिजियोकेमिकल नेचर में 3 पॉइंट्स हैं जो कि बड़े इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले कि जो साइटोप्लाज्म हमारे पास होता है वो 90% उसमें वाटर होता है। क्या होता है, 90% उसमें वाटर होता है। तो इस मतलब इसमें फ्लूइडिटी होगी, सॉल्यूशंस होंगे। तो पहला फिजियोकेमिकल नेचर में जो एमसीक्यूज आता है कि साइटोप्लाज्म में हमारे पास कितने परसेंट वाटर होता है, 90% वाटर होता है। उसके बाद जो साइटोप्लाज्म है उसमें सॉल्यूशंस बनते हैं। ये जो क्या बनते हैं, साइटोप्लाज्म क्या बनाता है, सॉल्यूशंस। वाटर एज अ सॉल्वेंट उसमें यूज़ हो रहा होता है और वो मुख्तलिफ़ किस्म की सॉल्यूशंस बना रहे होते हैं, जिसमें सारे के सारे जितने भी फंडामेंटल केमिकल्स हैं लाइफ के, जितने भी, चाहे वो ज़िंदा रहने के लिए जितने भी केमिकल्स हैं, वो असल में इन सॉल्यूशंस के फॉर्म में होंगे। चाहे वो फिर कार्बोहाइड्रेट्स हों, चाहे वो प्रोटीन्स हों, चाहे वो हमारे पास आइंस हों, साल्ट्स हों, जो कुछ भी हो, सॉल्यूशंस के फॉर्म में होगा। और उसमें जितने भी फंडामेंटल बायोकेमिकल्स ऑफ लाइफ हैं वो उसमें अवेलेबल होंगे। ठीक है, फिजियोकेमिकल नेचर में क्या है, एक तो हमारे पास 90% वाटर का बना हुआ है। फिर ये जो साइटोप्लाज्म है वो सॉल्यूशंस फॉर्म करता है, जिसमें सारे के सारे फंडामेंटल बायोकेमिकल्स होंगे। उसके बाद इसके जो सॉल्यूशंस हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं। मतलब जो साइटोप्लाज्म में सॉल्यूशंस हैं वो हमारे पास 2 टाइप्स के बनते हैं। या तो हमारे पास बनेंगे ये, मतलब एक होते हैं हमारे पास ट्रू सॉल्यूशंस। ट्रू सॉल्यूशंस मतलब ऐसे सॉल्यूशन जो नेकेड आई से भी नज़र नहीं आए, उस पर कोई ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट हम यूज़ करें तो उससे भी वो नज़र ना आए, बिल्कुल वो हल हो जाएँ सॉल्वेंट के अंदर, वो हमारा ट्रू सॉल्यूशंस बना देते हैं। उसमें मतलब बहुत छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं वो उसमें अवेलेबल होते हैं। तो यहाँ पर भी ट्रू सॉल्यूशंस में क्या होंगे, जो स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस हैं वो हमारे पास क्या बनाएंगे, साइटोप्लाज्म के अंदर ट्रू सॉल्यूशंस बनाएंगे। जो दूसरे टाइप के सॉल्यूशंस है वो हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस है। अब कोलाइडल सॉल्यूशन मतलब, अब जाकर ट्रू सॉल्यूशंस तो ईजिली डिफ्यूज़ हो जाते हैं, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशंस ईजिली डिफ्यूज़ नहीं होते। बाकी ये भी जो है ना आसानी से सेटल डाउन नहीं होते। कोलाइडल सॉल्यूशंस को सेटल डाउन करने के लिए हमें सेंट्रीफ्यूज करना पड़ता है। तो यहाँ पे 2 टाइप्स के सॉल्यूशन, ये भी एमसीक्यू है कि कितने टाइप्स के सॉल्यूशन हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर होते हैं, 2 टाइप्स के। एक ट्रू सॉल्यूशन जिसमें स्मॉल मॉलिक्यूल्स और आयंस होते हैं, जबकि दूसरा कोलाइडल सॉल्यूशंस है। केमिस्ट्री में इस चीज़ों को तुम लोगों ने डिटेल से पढ़ा होगा। तो दूसरे हमारे पास कोलाइडल सॉल्यूशंस है। कोलाइडल सॉल्यूशन जिसमें बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गए, वो चीज़ें जो हमारे पास वो क्या बनाती हैं, कोलाइडल सॉल्यूशंस बनाती हैं। तो ये हो गई इसकी फिजियोकेमिकल नेचर। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं तो तीसरा क्वेश्चन हमारे पास, अब देखें, साइटोप्लाज्म के भी बेसिकली 2 पार्ट्स होते हैं, एक साइटोसोल कहलाता है और एक साइटोजेल कहलाता है। तो अब दोनों में फ़र्क क्या है, वो चीज़ हमारे लिए इंपॉर्टेंट है कि साइटोसोल और साइटोजेल में आखिर फ़र्क क्या है। तो देखें, व्हाट इज़ साइटोसोल। अगर इसको हम डिफ़ाइन करना चाहें तो द लेस विस्कस इनर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोसोल। साइटोसोल का मतलब क्या होगा, जो न्यूक्लियस के करीब करीब ये वाला रीजन है जिसमें विस्कोसिटी जो है ना वो कम होगी। मतलब ये गाढ़ा इतना ज़्यादा नहीं होगा, ये कम गाढ़ा होगा, ज़्यादा फ्लूइड होगा, फ्लूइडिटी होगी इसमें, विस्कस ये नहीं होगा इतना। जो इनर पोर्शन है उसको हम क्या कहेंगे, साइटोसोल। अब ये देखिए यहाँ पे जो वाइट वाइट आपको लोगों को नज़र आ रहा है, इट्स मीन कि ये लेस विस्कस है। तो व्हाट इज साइटोसोल, द लेस विस्कस इनर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज कॉल्ड साइटोसोल। तो ये पार्ट साइटोप्लाज्म का क्या कहलाएगा, साइटोसोल। और फिर जो साइटोसोल का अगर हम फंक्शन देखें तो मैक्सिमम जितने भी मेटाबॉलिज्म हो रही होती है वो कहाँ हो रही होती है, वो साइटोसोल में हो रही होती है। किस में हो रही होती है, साइटोसोल। फॉर एग्जांपल हमारे प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है, हमारा जो ग्लूकोज है वो ब्रेक डाउन हो रहा है और उससे ग्लाइकोलाइसिस हो रही है, वो सारी मैक्सिमम हो कहाँ पे हो रही होती है, साइटोसोल के अंदर। तो ये भी एक एमसीक्यू है कि अगर आ जाए कि वेयर द ग्लाइकोलाइसिस अकर्स, तो ग्लाइकोलाइसिस जो है ना वो कहाँ अकर होता है। अगर 4 ऑप्शन में हूँ, साइटोसोल, साइटोजेल, एटीसी, तो उसमें फिर ये साइटोसोल में। तो याद रखना कि साइटोसोल जो है वो साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, कि जो मेटाबॉलिक पाथवेज हैं, लाइक प्रोटीन सिंथेसिस हो गई, ग्लाइकोलाइसिस हो गई, वो जनरली कहाँ पे आकर होते हैं, साइटोसोल में आकर होते हैं। तो साइटोसोल का पता चल गया कि जो न्यूक्लियस के करीब या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के करीब जो लेस विस्कस इनर पोर्शन है साइटोप्लाज्म का, उसको हम क्या कहेंगे, साइटोसोल। और इसी के उलट हमारे पास फिर क्या है, साइटोजेल है। साइटोजेल क्या होगा, द मोर विस्कस
आउटर पोर्शन ऑफ साइटोप्लाज्म टुवर्ड्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन। अब ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के करीब जो आउटर पोर्शन होता है साइटोप्लाज्म का, जिसमें विस्कोसिटी ज़्यादा होगी, ये ज़्यादा गाढ़ा होगा एज़ कम्पेयर टू इनर पोर्शन। इस वाले पोर्शन को हम क्या कहेंगे? इस वाले पोर्शन को हमने कहना है साइटोजेल। इसको क्या कहेंगे? ये जेल के फॉर्म में होगा, मतलब जेल टाइप होगा, गाढ़ा होगा, मोर विस्कस होगा, तो ये हमारे पास साइटोजेल कहलाता है। और साइटोजेल का अगर फंक्शन की हम साइटोजेल के फंक्शन की हम बात करते हैं तो साइटोजेल जो है वो एक्ट एज अ स्टोर हाउस। मतलब अगर यहाँ पे कोई जो साइटोसोल में कोई चीज़ें बन गई, प्रोटीन बन गया, ग्लाइकोलाइसिस हो गई, कोई प्रोडक्ट्स मॉलिक्यूल्स कुछ बन गए जो हमारे पास यूज़फुल कंपाउंड्स है, तो अब उनको स्टोर रखा जाता है। उनको स्टोर कहाँ किया जाता है? साइटोजेल में। मतलब यहाँ बना लेते हैं, फिर उनको यहाँ पे साइटोजेल में कहीं पे स्टोर कर दिया जाता है। इसी तरह जब सेल वर्क कर रहा होता है तो उसमें बहुत सारे वेस्ट कंपोनेंट्स भी बनते हैं, वेस्ट कंपाउंड्स भी बनते हैं। तो उन वेस्ट कंपाउंड्स को भी कुछ टाइम के लिए स्टोर कहाँ किया जाता है? साइटोजेल में किया जाता है। तो यहाँ से पता चल गया जो साइटोसोल है वो साइट ऑफ मेटाबॉलिज्म है, वहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें बन रही होती हैं। जबकि साइटोजेल क्या है? साइटोजेल हमारे पास स्टोर हाउस के तौर पर काम करता है, यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें स्टोर हो रही होती हैं। चाहे फिर वो वेस्ट वाले कंपोनेंट्स हो जिसको टाइम टू टाइम क्या निकाला जाता है, चाहे वो फिर हमारे पास यूज़फुल सब्सटेंसेस हों, यूज़फुल कंपाउंड्स हों, जो कि मतलब बाद में सेलुलर एक्टिविटीज़ में उन्होंने दोबारा यूज़ होना है। जैसे एटीपी बन गई, जैसे ग्लूकोज बन गया, जैसे सेलुलोज बन गया, जैसे कोई प्रोटीन बन गई, जैसे कोई लिपिड्स बन गए, तो अगर वो यूज़फुल हैं तो उन्होंने कहीं ना कहीं बाद में यूज़ होना है, तो उनको फिर आर्जी तौर पर टेम्परेरी हम उसको स्टोर कहाँ किया जाता है? साइटोजेल में किया जाता है। तो ये तो हो गया साइटोसोल और साइटोजेल। उसके बाद नेक्स्ट पे अगर हम चले तो इसके अलावा भी साइटोप्लाज्म के अंदर बहुत सारी सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज होती हैं। क्या होती हैं हमारे पास? सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज। तो सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज को अगर हम डिफाइन करें तो हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स फाउंड इन यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म। याद रखना जो ज़्यादातर जो ऑर्गेनेलीज हैं वो यूकैरियोटिक सेल्स में होते हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में ऑर्गेनेलीज नहीं होती, उनका एक डिफरेंस भी बन जाता है। तो इसको डिफाइन करते वक्त ये चीज़ ध्यान में रखना कि वहाँ पे सिर्फ साइटोप्लाज्म न लिख देना, बल्कि हाईली ऑर्गेनाइज्ड डिस्क्रीट स्ट्रक्चर्स फाउंड इन यूकैरियोटिक साइटोप्लाज्म आर कॉल्ड सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज। आगे हमने जितने भी लेक्चर अब सेल बायोलॉजी में इस चैप्टर में करने हैं वो सारे हमारे किस चीज़ पे हैं? सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज पे ही हैं। तो वो भी हमारे पास मैक्सिमम कहाँ पे होते हैं? साइटोप्लाज्म में ही होते हैं। और उसमें हर ऑर्गेनेली का फिर एक वेरियस जो है ना स्पेसिफिक फंक्शन भी होता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वो हमारे पास पावर हाउस के तौर पे काम करता है। अगर प्लांट सेल की बात करें तो उसमें प्लास्टिड्स हैं, क्लोरोप्लास्ट हैं, फोटोसिंथेसिस वहाँ पे हो रही होती है। इसी तरह राइबोसोम्स प्रोटीन को सिंथेसाइज कर रहे हैं। तो ये हम वन बाई वन इंशाल्लाह आहिस्ता पढ़ेंगे साथ साथ। तो ये हमारे पास कहाँ पे होंगी? वो भी साइटोप्लाज्म के अंदर ही अवेलेबल होती हैं। तो ऑल ऑर्गेनेलीज एक्सेप्ट न्यूक्लियस आर नियरली फाउंड इन साइटोप्लाज्म। जितने भी ऑर्गेनेलीज हैं न्यूक्लियस को छोड़ के वो सारे के सारे हमारे पास तकरीबन कहाँ होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। जैसे कि हमारे पास ये देखें माइटोकॉन्ड्रिया पड़ा हुआ है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, राइबोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, इसी तरह हमारे पास गोल्जी अपरेटस है। ये सारे का सारा कहाँ पे अवेलेबल है? हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म के अगर पार्ट्स की बात करें तो ये क्या हुआ? एक तो हमारे पास साइटोसोल है, दूसरा हमारे पास साइटोजेल है। फिर जो सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं वो भी कहाँ पे अवेलेबल हैं? वो भी ज़्यादातर हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर अवेलेबल हैं। चाहे उसमें फिर जो भी तुम लोगों के जहन में नाम आता है सिवाय न्यूक्लियस के, वो सारे हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर होंगे। अब माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड्स, राइफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर एनिमल सेल की बात कर रहे हैं तो फिर सेंट्रियोल भी होगा, फिर इस तरह वैक्यूल होंगे, बहुत सारे गोल्जी अपरेटस, ये सारी चीज़ें सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज कहलाती हैं, जिसको हमने वन बाई वन इंशाल्लाह आगे पढ़ते जाना है। तो वो हमारे पास सारी कहाँ पे होती है? साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। उसके बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट एक फिनोमिना है वो हमारे पास है साइक्लोसिस का। किस चीज़ का? साइक्लोसिस का। ये भी हमारे पास साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा होता है और ये बहुत इम्पोर्टेंट एक फंक्शन है, एक ड्राइविंग फोर्स है। याद रखना जो साइक्लोसिस है वो हमारे पास ड्राइविंग फोर्स है। ये एमसीक्यूज आ जाते हैं कभी कभी, तो कौन से फोर्स हैं? ड्राइविंग फोर्स। ड्राइविंग फोर्स हैं मतलब ये बहुत सारे जो फंक्शंस हैं, प्रोसेसेस हैं, उनको यही ड्राइव कर रहा होता है, यही परफॉर्म कर रहा होता है ड्यू टू साइक्लोसिस। साइक्लोसिस को अगर हम डिफाइन करें तो व्हाट इज साइक्लोसिस? साइक्लोसिस इज द सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट ड्यू टू कंट्राइल एक्टिविटीज ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स इज कॉल्ड साइक्लोसिस।
अब ये साइक्लोसिस भी जो है वो हमारे पास हो रही होती है बेसिकली साइटोप्लाज्म के अंदर। साइक्लोसिस को हमने बहुत ही डिटेल में इंशाल्लाह पढ़ना है जब हम ऑर्गेनेलिज़ में पढ़ेंगे किस चीज़ को, साइटोस्केलेटन को। तो साइटोस्केलेटन में हमारे पास ये माइक्रोफिलामेंट्स होते हैं जिसमें एक्टिन प्रोटीन इन्वॉल्व होती है, जी प्रोटीन, जी एक्टिन प्रोटीन और एफ एक्टिन प्रोटीन। फिर इसको बहुत ज़्यादा हमने डिटेल में पढ़ना है जब हमने सेकंड ईयर में मसल्स वाला सिस्टम जो है कि मसल्स कैसे वर्क करते हैं, वहाँ पर भी ये चीज़ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती है। तो बेसिकली साइक्लोसिस की वजह से ही हमारे पास सारी मूवमेंट हो रही होती है। मतलब अगर कोई चीज़ बन गई, जैसे कोई प्रोटीन बन गया या कोई ग्लूकोज बन गया, कोई चीज़ बन गई, तो वो बनती तो एक ही जगह लेकिन उसको पहुंचाना कहीं और होता है। ठीक है, तो वो उसको पहुंचाने के लिए जो साइटोस्केलेटन है वो एज अ रोड काम करता है, जबकि जो साइक्लोसिस का प्रोसेस है जिसमें ये एक्टिन और ये सेल मेम्ब्रेन जो है, ये सर्कुलर सेल मेम्ब्रेन, सॉरी कह रहा हूँ, साइटोप्लाज्म जो है वो तकरीबन उसमें अंदर साइटोस्केलेटन सर्कुलर जो है ना वो मूवमेंट कर रहे होते हैं। तो उस मूवमेंट की वजह से क्या होता है कि वो चीज़ें एक जगह से दूसरी जगह जा रही होती हैं। तो वो जो प्रोसेस है, वो जो सेल मूवमेंट है या जो सेल के अंदर चीज़ों को मूव किया जाता है, ट्रांसपोर्ट किया जाता है, वो किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है, वो हमारे पास साइक्लोसिस प्रोसेस के थ्रू हो रहा होता है। तो ये भी इनसाइड कहाँ हुआ, ये भी साइटोप्लाज्म के अंदर हुआ। तो इस साइक्लोसिस का मतलब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं और प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी कहते हैं। ये दो नाम भी इसी साइक्लोसिस के हैं। तो तीन नाम आ सकते हैं क्वेश्चन, मतलब व्हाट इज साइक्लोसिस भी आ सकता है, व्हाट इज साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी आ सकती है और व्हाट इज अ प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग भी आ सकती है। डेफिनेशन सेम ही है कि सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटीज ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस कह रहा हूँ, साइक्लोसिस। ठीक है, वो हमारे पास क्या होगा, साइक्लोसिस होगी। उसके बाद साइक्लोसिस से क्या मतलब फंक्शन क्या है, साइक्लोसिस किस चीज़ के लिए होता है। तो हमारे पास एक तो ये है कि जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सेल कंटेंट्स इन साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर जो सेल के कंटेंट्स हैं उनको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए एक चीज़ को एक जगह भेजना होता है, दूसरी चीज़ को दूसरी जगह भेजना होता है। तो वो जो भेजने के लिए जो प्रोसेस यूज़ होता है, जो ड्राइविंग फोर्स यूज़ होती है, वो हमारे पास क्या होती है, साइक्लोसिस। साइक्लोसिस के थ्रू हम चीज़ों को सेल के अंदर एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद तीसरा ये है कि मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनलीज इनसाइड द साइटोप्लाज्म। जो ऑर्गेनलीज भी कभी कभी जैसे राइबोसोम्स मूव कर जाते हैं, जैसे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया मूव करते रहते हैं, फिरते रहते हैं। तो वो मूवमेंट भी असल में किस वजह से हो रही होती है, वो साइक्लोसिस की वजह से ही हो रही है। सर्कुलर कॉन्ट्रैक्टाइल मोशंस हो रहे होते हैं जिसकी वजह से मूवमेंट होती है और उस मूवमेंट के साथ साथ ऑर्गेनलीज भी मूव कर रहे होते हैं। तीसरा ये है कि जो टारगेटेड ट्रांसपोर्ट ऑफ कंपोनेंट्स है, चाहे वो यूज़फुल हो या वेस्ट हो। टारगेटेड का मतलब यही है कि अगर एक चीज़ गोल्जी कॉम्प्लेक्स ने बना ली है, गोल्जी अपरेटस ने बना लिया और वो चाहिए हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया को, तो उसको गोल्जी अपरेटस से उठा के डायरेक्ट माइटोकॉन्ड्रिया के पास भेजना, ये हमारे पास होता है टारगेटेड ट्रांसपोर्ट। तो वो ट्रांसपोर्ट भी किस चीज़ के थ्रू पॉसिबल है, साइक्लोसिस के थ्रू पॉसिबल है। तो ये कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि व्हाट इज़ साइक्लोसिस। उसके बाद एक किस चीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हमारे पास इसमें बेइंतहा हमारे पास एमसीक्यूज़ भी बन सकते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन बन सकते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान में रखो क्योंकि साइक्लोसिस का प्रोसेस जहन में होगा तो फिर इन चीज़ों का मसला नहीं होगा कि जब साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग या साइक्लोसिस क्या होती है, जब सर्कुलर स्ट्रीमिंग मूवमेंट होती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटीज़ ऑफ माइक्रोफिलामेंट्स। और याद कर रखना कि ये चीज़ हमने जब पढ़नी है ना, साइटोस्केलेटन में इस चीज़ को हमने डिटेल से देखना है कि ये जो माइक्रोफिलामेंट्स हैं वो किस चीज़ के बने हैं और वो कैसे मूव कर रहे होते हैं। ठीक है, तो वो हमारे पास सारे के सारा प्रोसेस जो है वो क्या है, साइक्लोसिस, जो कि बेसिकली कहाँ पे हो रहा होता है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही हो रहा होता है। तो ये तो हो गया हमारे पास सारे का सारा साइटोप्लाज्म। ये क्या हो गया, सारे का सारा साइटोप्लाज्म। तो अगर कुछ समझ ना आया हो तो कमेंट्स में पूछ लिया करो और साथ साथ में वीडियो अच्छी लगे तो मतलब सब्सक्राइब भी कर लिया करो। और जो समरी अगर हम बात करें तो हमने साइटोप्लाज्म को देख लिया, साइटोप्लाज्म होता क्या है, उसके बाद उसकी फिजियोकेमिकल नेचर क्या होती है वो हमने देख ली। फिर उसके जो पार्ट्स हैं कि हम साइटोसोल क्या होता है, साइटोजेल क्या होता है, वो हमने देखा। उसके बाद जो सब सेलुलर ऑर्गेनेलीज हैं वो कहाँ पे होती हैं, कैसे होती हैं। उसके बाद साइक्लोसिस क्या होती है, इन चीज़ों को हमने डिटेल से देख लिया। तो अगर कुछ समझ ना आया तो कमेंट्स में बता दिया करो और अगर कोई और टॉपिक समझना हो जो जल्दी हो तो वो भी कमेंट्स में बता दिया करो। और आपके लिए हम आते रहेंगे ऐसे ही रिवीजन के साथ भी, और जिनके लिए न्यू है उनके लिए फिर न्यू टॉपिक्स होंगे ये। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।